बिल्कुल उसके विपरीत इंटरवेंशंस किए गए। सबसे बड़ा जो चैलेंज दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए तो जितनी जीडीपी है, जितनी इनकम जनरेट होती है, उससे कहीं ज़्यादा कंजम्पशन है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। ये बेसिक प्रॉब्लम वन। दूसरी बड़ी समस्या है कि लंका दो चीज़ों पर मूल रूप से आधारित है। एक टूरिज्म इंडस्ट्री है और दूसरा टी इंडस्ट्री और राइस का प्रोडक्शन। ये क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं जिनके बिना श्रीलंका को चलाना आज के दौर में बिल्कुल मुश्किल है। और श्रीलंका ने गलती एग्जैक्टली यही की। पहली गलती जो दिखाई पड़ रही है कि फिस्कल मिसमैनेजमेंट बिल्कुल चरम पर है। अगर आपको 1991 की हिंदुस्तान की जो आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस कही जाती है, उस समय एक मेजर इंडिकेटर था फिस्कल डिफिसिट का। हमारा 7.8% फिजिकल डिफिसिट था उस दौर में। श्रीलंका में जब आप देख रहे हैं करीब 11% का फिजिकल डिफिसिट हो गया है। इसी तरह आप इंडिकेटर आफ्टर इंडिकेटर देखते जाएं तो कुछ वैसी क्राइसिस डेवलप होना शुरू हुई, लेकिन जब मैनेजमेंट पर हम आते हैं, हिंदुस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, श्रीलंका ने उसको क्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया और बड़ी क्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर जैसा कहा भी जा रहा है कि जब क्राइसिस बढ़ने लगी उस समय हमें एकाएक याद आया कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि देश की जनता की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजा क्या हुआ? टी जो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था, जिससे आप बहुत रेवेन्यू अर्न करते थे, वो नीचे चला गया। राइस के प्रोडक्शन में 20% की कमी आ गई। श्रीलंका की जनता को खिलाने के लिए आपके पास अनाज नहीं रह गया, उसके लिए आपको फर्दर इंपोर्ट करना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में एक तरफ आपका फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा था, एक तरफ आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है, करंट अकाउंट है, उसका डिफिसिट बढ़ रहा था, साथ में आपने डेट को बढ़ाना शुरू किया। आपने इतना ज़्यादा डेट ओढ़ लिया कि अगर आप इस समय की बात करें, करीब $5 बिलियन, जिसमें $4 बिलियन डेट का रिपेमेंट है और $1 बिलियन सॉवरेन बॉन्ड्स का पेमेंट होना था। $5 बिलियन का पेमेंट है। आपके पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उपलब्ध है, ये मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ 2022 की, उस समय आपके जो अवेलेबल था वो $1.9 बिलियन है। पेमेंट आपको $5 बिलियन करना है और सिर्फ आपको डेट का पेमेंट नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाने के लिए भी, अगर 6 हफ्ते भी आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाना हो, उसके लिए भी आपके पास संसाधन नहीं है। तो ना तो आप डेट मैनेज करने की पोजीशन में हैं और ना ही आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने की पोजीशन में, उस दौर में जब श्रीलंका की क्रिटिकल डिपेंडेंस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हो गई है। पेट्रोलियम वो खरीद नहीं पा रहे, अनाज के लिए ग्लोबल डिपेंडेंस है, वो खरीद नहीं पा रहे। एक कोविड की वजह से उनका चैलेंज बहुत बड़ा। कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री, जो उनके जीडीपी में करीब 13% कंट्रीब्यूट करती है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गई। सिमिलरली यूक्रेनियन वॉर, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इसने भी श्रीलंका को क्रिपल किया। जितना भी टूरिस्ट आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा श्रीलंका में रशिया और यूक्रेन से आता है। उसने भी टूरिज्म इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये चैलेंज भी आया, लेकिन जो हमने मिसमैनेजमेंट किया श्रीलंका में, वो क्रिटिकल है और शायद अचम्य है। लेकिन अरविंद जी, कई ऐसे और देश हैं जहां पे इन्फ्लेशन रेट आउट ऑफ कंट्रोल है, डेट टू जीडीपी 100% से ज़्यादा है, लेकिन वहां पे ऐसी समस्याएं नहीं आ रही हैं। नहीं, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा बेस क्या है। आपका डेट टू जीडीपी रेशियो अगर सिर्फ बढ़ रहा होता तो आप शायद मैनेज कर ले जाते। आप डबल डेफिसिट के ट्रैप में, आपका इंटरनेशनल ट्रेड का डेफिसिट है, आपका डेट का डेफिसिट है, आपका एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइज है। तो जो आपके रेवेन्यू जनरेशन के साधन थे, साथ में आपने इलेक्शन में कमिट किया टैक्सेस कम करने का, तो सरकार के भी जो रेवेन्यूज है वो और घट गए। तो आपने अपनी इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी वीक हो गया कोविड की वजह से, रशियन वॉर की वजह से, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कंप्लीटली वीक हो गए। आपका जो सेंट्रल बैंक है उसने जो कॉम्प्रोमाइज था उसको फर्दर बढ़ा दिया। तो अगर आप डिफरेंट इंजन्स देखें अर्थव्यवस्था के, जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं या ऐसी स्थिति से निकाल सकते हैं, चाहे वो फिस्कल इंजन रहा हो
चाहे वो इंडस्ट्री का इंजन रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर का इंजन रहा हो, या फिर स्टेट फाइनेंसेस का इंजन हो, आपने सारे इंजन या इंटरनेशनल सपोर्ट का इंजन हो, सारे इंजन आपके कॉम्प्रोमाइज हैं। और यही श्रीलंका की क्राइसिस, ये एक फिनोमिनल क्राइसिस से इससे निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी सबसे ज़्यादा कोई मदद कर सकता है तो हिंदुस्तान कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ ऐसी क्राइसिस मैनेज करने का 1990 के दशक में फिनोमिनल एक्सपीरियंस है, जिसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया था। लेकिन अपॉर्चुनिटी हो तब, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे आगे। काजू जी, एक सवाल आपसे और है। ये जिस तरीके की परिस्थिति वहाँ बनी है, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को दोष दिया जा रहा है कि उन्होंने ये कर दिया, टैक्स काट दिया, वो काट दिया, लेकिन ऐसी बहुत जगहों पे हम लोगों ने समस्याएं देखी। आप चूंकि देशों में रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा समझाइए कि जो जिस तरीके से काम करती हैं सरकारें, जिस तरीके से मैनेज करती हैं अपनी इको पॉलिटिकल सिस्टम को, उसमें कहाँ चूक हुई? करप्शन बड़ा चूक थी, परिवारवाद बड़ी चूक थी, या फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लेते रहे आप, वो बड़ी चूक थी, या किसी के दबाव में आप चूक करते रहे? नहीं, मुझे दबाव नहीं लगता। हाँ, ये सिस्टम की बात है कि क्योंकि देखिए, श्रीलंका में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। उनके इकोनॉमिक मैनेजर्स अच्छे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हैं, उनके डिप्लोमेट्स अच्छे हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल सब वहां बेवकूफ। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। अब ये ऐसा कैसे हुआ कि वहां के जो टेक्नोक्रेट्स थे और जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो महिंदा राजपक्षा और गोटाबाया के पास और बासिल के पास जाके आंकड़े नहीं दिखाए, या दिखाए तो उन्होंने नजरअंदाज क्यों किया? इसीलिए मैंने ये अर्ज किया कि ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, और ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी बात कैसे हो सकती। अब प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 1990 में हमने चैलेंज जो था उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, लेकिन श्रीलंका के पास क्या, हमने तो लिबरलाइज की इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, हम लिबरलाइजेशन के रास्ते बढ़े और उससे अपॉर्चुनिटीज बनी जो हमने अपनाई, और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था भी संभली, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिला। लेकिन क्या ये विकल्प श्रीलंका के पास है? वो तो अभी लिबरल इकोनॉमी। तो अब उनको सबसे पहले तो उनको राजनीतिक स्थिरता लानी पड़ेगी कि लोग और देश उनकी मदद करने को तैयार है। भारत ही आगे बढ़ा है, जिसने ये कहा कि भी श्रीलंका की जो भी हालात है, श्रीलंका की जनता को हम नहीं छोड़ सकते और हम मदद पहुंचाएंगे। लेकिन आज के दिन तो जो परिस्थिति है, वो तो एक संवैधानिक चुनौती आ गई है। और मुझे लगता है कि अब गोटाबाया ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उसकी तो मिसाल नहीं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह अपने परिवार को बचाएं, और इसीलिए एक प्रकार से निगोशिएट कर रहे हैं। और अब ये हालात हो गए हैं कि आपने खुद देखा कि वहां की जो सेना अध्यक्ष है और डिफेंस चीफ है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि इमरजेंसी आपने लगाई हो, आपने हमें आदेश दिए हो कि रोकिए उपद्रवकारियों को, लेकिन हम गोली नहीं चलाएंगे, अपने जनता पे, अपने बच्चों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो अब कानून, ये जो संविधान है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर गोटाबाया रिजाइन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है उनके पास और कोई विकल्प है नहीं। तो ये आर्थिक समस्या तो है, लेकिन आर्थिक समस्या की एक प्रकार से एक ये इंटरएक्टिव हो गया है कि आर्थिक समस्या से राजनीतिक समस्या हुई। अब राजनीतिक समस्या जब तक उसका हल नहीं होता, तब तक अर्थव्यवस्था को इसका समाधान तो हो ही नहीं सकता। जी शिवकांत जी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो है